दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको पागल कर सकते हैं। आप वो काम करने से पहले जैसे नहीं रहते, मगर डॉक्टरी इनमें से ऐसा काम है। डॉक्टर कभी पागल नहीं होता, बल्कि वो तो अमीर भी होता है और लोगों की मदद भी करता है, और लोगों की मदद करके उसको झनी आसूदी और सुकून भी मिलता है। मगर मेरे साथ आज ऐसा मुआमला हुआ था कि मेरा मीटर शूट हो गया था। मैंने ऐसी लड़की आज तक कहीं न देखी थी। एक तो वो कम उम्र थी और उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। जैसे ही मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गई, थोड़ी देर बाद ही लोगों को उसकी बजाय मेरी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं और मैंने कहा कि बचाओ बचाओ, किसी को भेजो, मेरी मदद करो, नहीं तो आज मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। सारे हॉस्पिटल वाले हैरान रह गए कि डॉक्टर सारा को क्या हो गया है। इसके बाद सब डॉक्टर्स मेरी तरफ भागे। मैंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बुलाई और हम लोगों ने 16 घंटे के प्रोसीजर के बाद उस केस को हैंडल किया। 16 घंटे तक हम सब लोग हैरान और परेशान थे। हमारे हॉस्पिटल का ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा मुआजिजा था। मेरे एक सीनियर डॉक्टर कहते थे कि मुआजिजे हॉस्पिटल्स में ही होते हैं, मगर आज वाकई यकीन हो गया। और अब आप लोगों को ये कहानी सुनाने लगी हूँ क्योंकि जब मैंने उस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया तो पेट में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 100। आज एक आम सा दिन था। मैं अपनी साथी डॉक्टर के साथ बैठी थी। फिलहाल कोई केस न था। शाम होने वाली थी, मगर की जवाल का वक्त था। मैंने आया से कहा कि चाय ऊपर रखे और साथ खाने के लिए कोई चीज मंगवा लें। इतनी ज्यादा गर्मी थी और हम लोग उस गांव के हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थे। हॉस्पिटल तो ये बहुत बड़ा था, मगर आसपास गांव था। अजीब और गरीब किस्म की औरतें आती थीं जिनको हैंडल करना पड़ता था। ऐसी ऐसी औरतें भी आती थीं कि जिनको 4-5 महीने तक पता ही नहीं होता था कि उनके यहाँ औलाद होने वाली है, और उनको इसके बाद पता चलता था कि हमने तो आज तक अल्ट्रासाउंड ही नहीं करवाया क्योंकि हमारी सास नहीं करवाने देती हैं। और कुछ औरतें ऐन वक्त पे आ जाती हैं कि बस आज ही हमारी डिलीवरी है। न कि उनके टेस्ट हुए थे और न ही उनके ब्लड टेस्ट करवाए जाते थे। मैं अपनी साथी डॉक्टर से यही बात कर रही थी कि ऐसी औरतों को आगाही कौन देगा। उसने कहा कि वो सब तो ठीक है, मगर अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर कोई केस आ गया तो क्या होगा? मैंने कहा कि नहीं आएगा कोई केस, मुझे नहीं लगता, और अगर आएगा तो हैंडल कर लेंगे हम। मुझे क्या पता था कि आज हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस आने वाला था। वो लड़की जब अपनी माँ के साथ अंदर दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि वो लड़की माँ बनने वाली है। उसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। वो एक साइड पर बेंच पर बैठ गई और उसकी माँ काउंटर की तरफ गई। थोड़ी देर बाद काउंटर वाली मेरे पास आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, डिलीवरी का केस आया है। मैंने कहा कि किसका? तो उसने कहा कि वो जो सामने लड़की बैठी है ना, उसका। मैं चाय पी रही थी। चाय गोया मेरे मुंह से बाहर निकल आई। मैंने कहा कि उस लड़की का केस है, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत कम उम्र थी। मैं तो हैरान रह गई। हाँ, ये गांव था। यहाँ पे कम उम्र औरतों के केस हमने पहले भी देखे थे, लेकिन ये मुआमला कुछ जरूरत से ज्यादा ही अजीब था। मैंने कहा कि अच्छा, पूछो क्या हो रहा है। सारी रिपोर्ट बनाओ और फाइल बनाकर फिर मुझे बताओ और मुझे दो। उसने कहा कि बीबी जी, बड़ा मुश्किल सा केस लग रहा है। उसका तो अभी तक न ही कोई टेस्ट हुआ है और न ही अल्ट्रासाउंड हुआ है। बस वो कह रही है कि मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा कि अच्छा, चलो फिर पहले अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मैं ये मुआमला देखती हूँ, तुम वार्ड में रूम लगाओ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि केस नॉर्मल ही होगा। उसने कहा कि हाँ ठीक है। हम अपनी बातें कर रहे थे जैसे डॉक्टर्स अपनी बातें करते हैं। वो लड़की मेरे साथ आ गई और मैंने कहा कि चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? रमशा है। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी हो गई है। तो उसके जवाब में वो कुछ न बोली। भला इसमें शर्माने की क्या जरूरत थी? उसकी माँ ने कहा था कि डॉक्टर साहिबा, मेहरबानी कीजिएगा, मेरी बच्ची बड़ी डरपोक सी है, बहुत डरती है चीजों से। मैं दिल में सोचने लगी कि अब उसका डरपोक नहीं, बहादुर बनने का वक्त आ गया है। मैंने उनको कहा कि आप फिक्र न कीजिए, परेशान न हो, हम देख लेंगे, आप बाहर ही बैठें। मैं उस लड़की को अंदर ले गई और अल्ट्रासाउंड करने लगी। अभी तक मेरी जिंदगी बिल्कुल सीधी जा रही थी। मेरी मंगनी हो चुकी थी और 2 महीने बाद मेरी शादी थी। 2 महीने में ही मेरी यहाँ से ड्यूटी खत्म होने वाली थी। मैंने अपने घर चले जाना था और फिर शादी के बाद दोबारा से ज्वाइन करना था।
मैंने जिंदगी में आज तक न तो कोई बहुत बड़ा काम किया था और न ही कोई कुछ बहुत अजीब देखा था। बस मुझे डॉक्टर बनना था और मैं बन गई। मेरे घर वालों के पैसे लगने थे और उनके पैसे लग गए। उनके पास बहुत दौलत थी। उन्होंने मुझे डॉक्टर बना दिया और मेरी जिंदगी सीधी सादी थी। जिस आदमी से मेरी शादी हो रही थी वो भी एक डॉक्टर था। हमारी पूरी जिंदगी उस शेड्यूल के तहत चलने वाली थी। मगर मुझे नहीं पता था कि मैं आज कुछ इतना अजीब देखूंगी कि मेरी चीखें ही निकल जाएंगी। अब वक्त करीब था कि मैं चेक करती कि क्या मामला है कि उसकी माँ बाहर शोर डालने लगी। मैंने नर्स से पूछा कि ये क्या कह रही है, औरत क्यों शोर डाल रही है। नर्स ने कहा कि वो कहती है कि मुझे भी अंदर आना है। मैंने कहा कि उसे कहो अलाउ नहीं, तो कहने लगी कि नहीं, वो बहुत ज्यादा शोर कर रही है। वो जिद कर रही है और कह रही है कि मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड नहीं करो, बच्चे के लिए खतरनाक है। और उस लड़की का उससे पहले कोई भी अल्ट्रासाउंड शायद इसी वजह से नहीं हुआ था। मैंने कहा कि अब एक तो करना पड़ेगा ना, पता चले कि नॉर्मल केस है या ऑपरेशन का केस है। उस औरत को कहो कि चुप करके बैठ जाए। लड़की भी ये सारी बातें सुन रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि एक अल्ट्रासाउंड तो करना ही होता है। मगर मैं किससे क्या पूछ रही थी, उस बेचारी को क्या पता। वो तो खुद ही डरी सहमी लग रही थी। मैंने बातों बातों में पूछा। मैंने कहा कि शौहर क्या करता है तुम्हारा। उसने फिर कोई जवाब न दिया। मैंने कहा कि बस लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा ही डरी हुई है। मगर मुझे नहीं पता था कि पहले वो डरी हुई थी और अब मेरे डरने का वक्त था। क्योंकि जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड किया, पहले मेरी आंखें फट के चार हुईं और इसके बाद मेरे मुंह से हाय अल्लाह निकला और फिर मैंने इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। मैंने उस लड़की को कहा कि इधर ही लेटी रहना, उठना नहीं। मैं बाहर ऐसी पागलों की तरह भागी। उसकी माँ भी हैरान रह गई। मेरा जैसे मीटर ही शूट हो गया। ऐसे लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ और मुझ पर कोई दौरा पड़ गया है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था और मेरा दिमाग सोचने की सलाहियत बिल्कुल खो बैठा था। मैंने जाते जाते नर्स को बमुश्किल सिर्फ इतना कहा था कि उस लड़की को कहीं न जाने देना, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। मेरा गला सूख गया था। मैंने अपनी साथी डॉक्टर आमना को जल्दी जल्दी तलाश किया और वो भी मेरी हालत देख के हैरान हो गई। उसने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें। मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, बहुत जरूरी केस है, नहीं तो कुछ भी बुरा हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है और ये लड़की है भी या नहीं। ये क्या हो रहा है। मेरा दिमाग तो उस वक्त फुल घूमा हुआ है। तुम भी जाकर देख लो, क्या मैंने जो देखा वो वाकई है। उसने कहा कि 1 मिनट सारा, 1 मिनट सब्र करो। क्या हो गया है तुम्हें। तुम तो अजीब सी हालत में आई हुई हो। वो भी मेरे साथ आ गई और जब उसने अल्ट्रासाउंड मशीन में देखा तो उसकी हालत मेरे से तो कम ही बुरी थी, मगर वो भी बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को बुलाओ। आस पास के हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा। ये केस हम दोनों मिलके भी हैंडल नहीं कर सकते। मैंने आमना को कहा। इधर उसकी माँ ने शोर डाला हुआ था। मैंने आमना को कहा कि उस लड़की को अंदर लेकर जाओ और उसके सारे मामले सीधे करवाओ। मैं जरा उसकी माँ से बात करके आती हूँ। आमना ने कहा कि ठीक है, मैं ये सब कुछ करती हूँ, तुम जाके उसकी माँ से बात करो। मैंने उस औरत को अपने पास बिठाया। मैंने कहा कि हाँ जी, आपका क्या नाम है। तो उसने कहा कि मेरा नाम हमीरा है। मैंने कहा कि हमीरा बीबी, अब मैं तुमसे सीधा सीधा जो सवाल करूंगी, मुझे उसका सीधा जवाब देना। उस लड़की की शादी करवाई है तुमने, उसका शौहर कौन है। उसके शौहर को बुलाओ, क्योंकि उसके शौहर का यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने कहा कि जी, शौहर का क्या काम है, ये तो जनानियों के मामले होते हैं, वो यहाँ पे आकर क्या करेगा। ये तो जनानियों का हॉस्पिटल है, तो उसने यहाँ पे आकर क्या करना है। वो बिल्कुल वैसी ही औरत लग रही थी जैसे गांव की औरतें होती हैं, जैसे किसी बात का कुछ पता ही नहीं हो, माँ हो या उसकी सास हो। तो उसने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ, उसकी सास नहीं। मैंने कहा कि उसके शौहर को बुलाओ और उसके शौहर के दस्तखत के बगैर हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये बात तो तुम्हें पता है ना। जब मैंने 2 से 3 दफा कहा कि उसके शौहर को बुलाओ, तो उसने कहा कि उसका शौहर नहीं है, वो मुल्क से बाहर गया हुआ है। फिर मेरी उससे फोन पर बात करवा दो। मेरे पास बाहर के मुल्क कॉल करने वाला पैकेज है, तो मुझे नंबर बताओ, मैं कॉल करती हूँ। मगर वो और डर गई। तो उसने कहा कि उसका शौहर नहीं, वो बाहर के मुल्क भी नहीं है, वो तो इसी मुल्क में रहता है। तो मैंने कहा कि आप मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए। मैंने कहा कि उम्र कम थी उसकी, तो ये सब कुछ होने ही न देती। आपको क्या बताऊं, बस आप मेहरबानी करके हमारी मदद करें।
उसकी उम्र कम थी, वरना ये सब कुछ उसके साथ न होने देती। उसने कहा कि क्या मतलब, कुछ बुरा हुआ है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा कि फिर तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, केस क्यों नहीं करवाया, मामले को यहाँ तक क्यों पहुँचने दिया तुमने? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, बड़ी लंबी कहानी है, बस आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैंने कहा कि लंबी कहानी मुख्तसर बताओ। मैं साथ साथ में बाकी मामले भी देख रही थी, डॉक्टर्स को मैसेज भी कर रही थी और फ़ोन भी कर रही थी। उस हालत में ऐसी किसी को शॉर्ट नोटिस पर बुलाना बिल्कुल भी आसान न था, मगर वो लोग भी आ रहे थे और बाकी इंतजामात भी हो रहे थे। हॉस्पिटल में सब लोग ही भाग रहे थे, एक तरह से जैसे इमरजेंसी ही नाफिज हो गई थी। कोई इधर जा रहा था और कोई उधर जा रहा था। सारे मुआमले करने थे, काम करने थे। डॉक्टर आमना भी अपने कामों में लग गई थी, मगर वो मेरा बहुत साथ दे रही थी। वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी थी। उस लड़की की माँ ने कहा कि जी, हम लोग तो गरीब लोग हैं और मेरी बेटी रमशा किसी के घर पर काम करती थी। वो लोग उसको अच्छे पैसे देते थे और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। तो सोचा कि चलो उसके घर में काम कर लेगी तो 4 पैसे ही आ जाएंगे। वैसे भी औरतों को काम तो करना ही पड़ता है, और अगर काम करने के पैसे मिलते हैं और उनके घर में कोई मर्द न था, इसलिए हम लोग बेफिक्र हो गए थे। मगर वहाँ पे काम करने वाली एक औरत का बेटा था। उसने कहा था कि बेटा मेरा थोड़ा सा पागल है, उसे किसी बात का पता नहीं है। वो अपनी रमशा की उम्र का ही था। हम लोगों ने सोचा कि ये तो पागल है, बेज़रर सा आदमी है, बेटी को उसके घर में काम करने देते हैं। बस हम लोग बेफिक्र हो गए। वो औरत भी हमारी बेटी के साथ बुरा नहीं करती थी, बड़ा ख्याल रखती थी उसका। मगर पता नहीं फिर क्या हुआ कि एक दिन वो उसको वापस छोड़ गई। उसकी हालत बड़ी बुरी थी और उसका बुखार ही न उतर रहा था। मैंने बार बार पूछा कि क्या बात है, तो उसने मुझे न बताया। बस जी, दिन इसी तरह गुजरने लगे और उसकी मालकिन ने ज़्यादा पैसे भेज दिए। तो हमने भी सवाल न किया। उन्होंने कहा, पैसे इसलिए कि हमने थोड़े पैसे ज़्यादा भेज दिए हैं, आप लोग अपना गुजारा कर लेना। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम गरीब बंदे थे, हाथ में पैसे आए तो बस चुप करके बैठ गए। मगर महीने बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। बाजी के पास गए तो उसने बताया कि ये मामला है। उससे पूछा तो ये कहने लगी कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैंने उससे बार बार पूछा है जी, और आज की तारीख तक पूछ रही हूँ, मगर मुझे कुछ बताती ही नहीं है। इसके बाद मैं ये सब कुछ छुपाती रही और गांव के किसी नर्स और अटाई डॉक्टर से उसको दवाई लेके देती रही, मगर उसका असर ही नहीं हुआ। उसके बाप ने भी बड़ी बातें सुनाई, अब वो भी नाराज़ फिर रहा है। ये सब करते करते महीने गुजर गए। आज ये कहने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गई हूँ। अब आप लोग ही बताइए कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि जिस जगह पर काम करती थी उस औरत का नाम और नंबर बताओ। तो उसने मुझे नाम और नंबर बता दिया। उसका मतलब कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, ठीक ही कह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, अब यहाँ बैठो और अपनी बेटी के लिए दुआ करो, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें इतनी कम उम्र लड़की को काम के लिए किसी और के घर नहीं छोड़ना चाहिए था। बाकी सारे डॉक्टर्स पहुंच गए थे, पूरे 16 डॉक्टर्स थे। वो सब भी हैरान थे और अपना अपना काम छोड़कर आए थे। मैंने उनको जब बताया तो उनकी हैरानगी और बढ़ गई और उन्होंने कहा कि आज तो हम सब के लिए ही एक इम्तिहान है। आखिर ये केस किस तरह हैंडल होगा। हम सब लोग अपने अपने काम में लग गए और हमें पता ही नहीं चला कि कितने घंटे गुजर गए। करते करते 16 घंटे गुजर गए और तब कहीं जाकर हम उस लड़की की जान बचाने में भी कामयाब हो गए और उसके बच्चों की भी, क्योंकि वो एक साथ ही बहुत सारे बच्चों की माँ बन गई थी। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे और ये सारा केस चल रहा था, तो बच्चे इस ऑपरेशन थिएटर से ऐसे बाहर आ रहे थे कि जैसे अंदर 1 नहीं 2 नहीं 20 औरतें बैठी हों और उन सब के यहाँ विलादत हो रही है। क्योंकि ये लड़की जिसका नाम रमशा था, जिसको अपने बच्चों के बाप के बारे में भी पता न था, और उसकी माँ भी उलटी सी ही कहानी सुना रही थी, और बकौल उसकी माँ के उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। उसने आज पूरे 7 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से कुछ बच्चे वो फौरन वहाँ से ले जाए गए और इनक्यूबेटर में रखा गया। कुछ बच्चों की हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन उनको भी वहाँ से ले जाए गए। बहुत बड़ी भगदड़ मच गई। सारी एम्बुलेंस को फाल होना पड़ा। सब डॉक्टर्स ने अपना टाइम दिया। सबसे ज्यादा प्रेशर मुझ पर था कि ये मेरा केस था।
मगर खतरे से बाहर थी और उसे इस ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में कम से कम भी 2 हफ्ते गुजारने थे। जब मामले थोड़े बेहतर हो गए, पता चल गया कि सारे बच्चे ठीक हैं और उनके खाने पीने पर कपड़ों का इंतजाम भी बहुत से लोगों ने मिलकर ही कर दिया था। वो सब मामले अपनी जगह थे। ये दिन मेरे लिए बहुत लंबा था और उसे अगला दिन भी। उसकी माँ अपनी बेटी के पास बैठी थी। मैंने उसे कहा कि तुम बस अपनी बेटी का ख्याल करो और बच्चों को हम देख लेंगे। वो भी बुरी तरह रो रही थी, परेशान थी। मैंने उसे तसल्ली दी और जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने उस औरत को फ़ोन किया जिसके घर पर ये लड़की काम करती थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये सब कुछ उसी के पागल बेटे की वजह से हुआ है। तभी उसने उस लड़की को अचानक से वापस भेज दिया और बहुत सारे पैसों के साथ भेजा, और अब वो अपने बेटे का गुनाह छुपाने के लिए कुछ भी बोल सकती थी। मैंने उसे फ़ोन किया और बताया कि मैं फ़लाँ हॉस्पिटल से डॉक्टर सारा बात कर रही हूँ और आज मेरे पास रमशा नाम की लड़की का केस आया है। वो आपके घर में काम करती थी ना, और आपने उसे घर से अचानक निकाल दिया और इसके बाद महीने बाद ये सब कुछ हुआ। अब मुझे आप जवाब दें कि उसके बच्चों का बाप कौन है। वो औरत कहने लगी कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आजकल तो डॉक्टर्स पागल हो गए हैं। आप वाकई डॉक्टर हैं या नहीं, क्योंकि ऐसी कोई लड़की मेरे घर काम ही नहीं करती थी। हाँ, मेरे घर एक लड़की ज़रूर काम करती थी जिसका नाम हमीरा था और उसकी बेटी का नाम रमशा था। मगर मुझे फिर उस औरत के बारे में पता चला कि वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है और उसके बहुत ही गलत किस्म के काम हैं। इसलिए मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया था। आपको किसने कह दिया है कि मेरा बेटा पागल है? मेरा बेटा बिल्कुल भी पागल नहीं है। मेरा एक नहीं, मेरे 4 बेटे हैं। 2 बेटे आपकी तरह डॉक्टर बन रहे हैं और उम्मीद है कि डॉक्टर बन के आपकी तरह पागल नहीं हो जाएंगे। लगता है आपने किसी और को फ़ोन करना था और आपने मुझे कर दिया। एक बेटा मेरा पुलिस में है और एक छोटा बेटा है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। मेरी 2 बेटियां भी हैं, और अगर वो हमीरा आपके पास बैठी आपको ये उलटी सीधी कहानियां सुना रही हैं, तो मुझे फ़ोन करने के बजाय उससे बच के रहें। उसे अपने घर में काम न दीजिएगा। बहुत ही खतरनाक औरत है। बाकी अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इतना कहकर उसने फ़ोन पटक के बंद कर दिया और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चे ठीक हैं और अब मरीज़ा की हालत भी पहले से बेहतर है, मगर वो इन बच्चों को कैसे पालेगी? हमें ये बात मीडिया तक पहुंचानी होगी ताकि इन बच्चों की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आ सकें। नहीं तो इन बच्चों को ये औरत तो क्या, कोई अच्छा वाला आदमी भी नहीं पाल सकता। आज तक किसी औरत के इतने बच्चे ना हुए थे, और जिसने रिकॉर्ड बनाया था जिसके बच्चे उससे भी ज्यादा हुए हों। मगर शायद पाकिस्तान की ये पहली औरत है जिसके साथ ये मुआमला हुआ है। अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वो सदका वगैरह देंगे और उसकी मदद हो जाएगी। मगर इसके लिए उन बच्चों के बाप का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने फाइल में भी बच्चे के बाप के बारे में कुछ नहीं लिखा और न ही किसी के सिग्नेचर्स हुए, और इतनी बड़ी सर्जरी भी परफॉर्म कर दी। ये तो डॉक्टर ज़रा सीनियर थे इसलिए इतने सारे सवाल कर रहे थे। सब सीनियर डॉक्टर्स इतने सारे सवाल कर रहे थे। मैंने उनको सारे मामले से आगाह किया तो उन्होंने कहा कि ये बात तो फिर आपको पहले बतानी चाहिए थी। मैंने कहा कि उस वक्त मरीज़ा की हालत ऐसी थी और इन सारी बातों का इंकशाफ तो अभी हुआ है। उसने कहा कि आप उसकी माँ को दोबारा बुलाएं। मैंने उसकी माँ को दोबारा बुलाया। वो फिर से कहने लगी कि नहीं नहीं, ये तो झूठ बोल रही है। और कौन सच बोल रहा है? हम लोग डॉक्टर्स थे, पुलिस वाले तो न थे। जासूसी तो नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने इस मामले को दबा दिया और डॉक्टर्स ने सब ने ये इरादा किया कि बच्चों के बारे में बता दिया जाए, बाकी बाप वाली बात के बारे में न बता जाए, ताकि लोग उनकी मदद कर सकें। नहीं तो इतने सारे बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे यहाँ इतने सारे बच्चे पैदा हुए हैं, इनका ख्याल कैसे करोगी? तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं क्या करूं? मेरी माँ से पूछ लीजिए। उसको जो बात कहते थे वो कहती थी, मेरी माँ से पूछ लीजिए। इस सारे मामले को देखते हुए मुझे इस बात की बहुत ही सख्त ज़रूरत पेश आ रही थी कि इस गांव की औरतों को आगाही की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें ये डॉक्टरी का काम छोड़ के पहले इन सब को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए था और समझाना चाहिए था। फिर लोग कहते हैं कि एक औरत का काम खाना पकाना या घर के काम करना नहीं होता। उसको जो काम हमारे इस्लाम ने और हमारे मुआशरे ने सौंपा है वो है बच्चों की तरबियत करना।
तो उसे किसी बात का पता ही नहीं है, तो वो आगे कैसे किसी की तरबियत कर सकेगी। बच्चों का खर्चा एक बड़े से ट्रस्ट ने उठाने का वादा कर दिया। उसने कहा कि हम बच्चों को संभालेंगे। वो सारे बच्चों को भी वहीं ले गए और उस लड़की और उसकी माँ को भी, क्योंकि सुनने में आया था कि ये माँ बेटियां अकेली थीं। मैंने कहा कि अगर तुम लोगों के घर में कोई मर्द नहीं है तो तुम्हारे घर का खर्चा कौन उठाता है। इस बात पर भी उनके पास कोई जवाब न था। खैर, उनको उस ट्रस्ट में भेज दिया गया। बच्चों की वहां पर अच्छी देखभाल हो रही थी। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे और उन बच्चों का बाप कौन था, ये अभी तक बात सामने नहीं आई थी। और जब ये बात सामने आई तो हम सब के होश उड़ चुके थे। हमारे दिमाग जैसे फिर से माउफ हो चुके थे और मेरी हालत जैसे फिर से माउफ हो चुकी थी, क्योंकि हमें ये बात उस वक्त पता नहीं चली थी। वो लड़की उस ट्रस्ट में चली गई और बच्चे भी वहीं पे चले गए। उसकी माँ भी वहीं पे चली गई और उसकी हालत ठीक हुई तो वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया गया। वो लड़की जवान थी, इसलिए जख्म जल्दी भर गए थे और बॉडी फिर से ठीक हो गई थी। फिर इसके बाद कौन किसी के बारे में पूछता है। हमारे हॉस्पिटल में और भी हजारों मरीज आते थे। अब हम बाद में तो किसी से नहीं पूछते थे कि वो ठीक है या नहीं। अगर उनका कोई मसला होता था तो वो खुद ही हॉस्पिटल आ जाते थे। मगर मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी, इसलिए मैं उनके घर के पते पर चली गई। वो लोग तो अब वहाँ पे नहीं रहते थे, मगर मैं लोगों से उन लोगों के बारे में पूछताछ कर सकती थी कि ये दोनों माँ बेटियाँ कैसी थीं। और जब मैंने थोड़ी पूछताछ की तो जो मुझे पता चला वो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। उन्होंने कहा कि उसका बाप जिंदा है, यानी कि रमशा का बाप। वो उनके साथ नहीं रहता, छोड़ के चला गया है, क्योंकि इन दोनों माँ बेटियों के काम ही ऐसे हैं। कसूर इसमें लड़की का नहीं है, वो बेचारी मासूम है, मगर सब कुछ उसकी माँ का किया धरा है। उनके पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं है, इसलिए ये वो काम करती थी जो औरतों को नहीं करना चाहिए। ये अपनी बेटी को भी खुद ही मजबूर करती थी, और उसकी बेटी कम उम्र थी, खूबसूरत थी, ये उसका फायदा उठा रही थी। मैंने कहा कि आप लोग कहीं से सुनी सुनाई बातों पर यकीन तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि बस 2 शरीफ औरतों को इस मोहल्ले में बदनाम किया गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जिससे भी पूछ लें, वो आपको यही कहेगा। बात तो कुछ ऐसी ही लग रही थी। जिस औरत से मैंने फ़ोन पर बात की थी, उसने भी यही कहा था। उसका मतलब है कि हमीरा बीबी इतनी सीधी नज़र आती थी, इतनी सीधी न थी। ये सब कुछ जानने के बाद मैं ट्रस्ट भी चली गई। मैंने वहाँ जाके उससे पूछा। वो औरत इतनी डीठ थी कि अभी भी वहाँ वही कर रही थी और कह रही थी कि नहीं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा कि इस लड़की के बच्चों का बाप कौन है, तो वो चुप हो जाती थी। फिर मैंने रमशा से बात की और उसने मुझे एक एक लफ्ज बता दिया। वही बात थी जो मोहल्ले वाले बता रहे। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। वो भी रोने लगी। मैंने कहा कि अब तुम यहाँ पे महफूज हो। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ से ले जाने लगे तो तुमने नहीं जाना। और ये जो यहाँ पे आप ही काम करती है ना, फातिमा आया, उनको बता देना और कहीं पे भी न जाना। फातिमा उसी ट्रस्ट के इंचार्ज थीं। मैंने उनको भी सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि उसकी माँ को यहाँ से बाहर तो नहीं फेंक सकते, मगर उस पर नजर रखेंगे, बच्चों का भी ख्याल करेंगे। अभी तक तो 2 बच्चों को बेऔलाद जोड़ों के हवाले कर दिया है और रमशा ने खुद उनकी गोद में बच्चा पकड़ाया है। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, खुश थी। शायद उसे सारी बातों के बारे में पता ही नहीं है। उसका मतलब ये है कि उन बच्चों के बाप का कोई पता ही न था, क्योंकि रमशा की माँ ने उससे ये सब कुछ करवाया था। मगर ये कहानी एक सच्ची कहानी है और हम सब के लिए इबरत का निशान है। इस मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है, आप इस बात के बारे में क्या कहेंगे कि लोग ये सब कुछ क्यों करते हैं? क्या गरीबी की वजह से या फिर पेट की वजह से? क्योंकि पेट तो खाना मांगता है और खाना तो मुफ्त कहीं से नहीं मिलता। अगर अमीर कबीर लोग अपनी आमदनी में से गरीबों के लिए हिस्सा निकाल लें और कोई ऐसी इक़दाम करें कि उनको इस तरह की हरकतें करनी न पड़ें, तो ये मुआशरा किसी हद तक ठीक हो सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि हमीरा मजलूम है और उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया है। उसने मजबूरी में नहीं किया और न वो मजलूम है, मगर वो हमारे मुआशरे का नासूर है और हर जख्म के पीछे कोई न कोई वजह तो होती है। अब आप लोग बताइए कि आपका इस हवाले से क्या ख्याल है और ऐसी औरत के साथ क्या करना है।